नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्पण ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं जो अभी पेट एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह जो पेपर है यह डी सीरीज़ है सेकेंड शिफ्ट की। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो जो डी सीरीज़ थी उसकी शुरुआत जो है जो ग्राफ वाला पोर्शन है उससे थी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं और यह पहला ग्राफ है। इस पेपर में आप लोगों को बता दें कि 3 ग्राफ पूछे गए थे और 3 ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक ग्राफ से बनाए गए थे। तो जो पहला ग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें सीमेंट के उत्पादन और वर्ष को लेकर क्वेश्चन बनाए गए थे। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है किस वर्ष में। तो यह काफ़ी ईजी था ग्राफ और आप लोग देख के ही आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ष में हुआ है। तो 2014 और 15 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही उत्तर है डी, यानी 14 और 15 में। अगला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। तो यहाँ पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन वृद्धि पूछ रहा है 2011-12 की। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो आप लोगों को दिख रहा है 31.8% इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन अधिकतम स्तर तक वर्ष में घटा, किस वर्ष में घटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 और 16 में, विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक ग्राफ के जो है 5-5 क्वेश्चन थे और 3 ग्राफ पूछे गए थे, यानी ग्राफ से जो है 15 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे, यानी अच्छे खासा पोर्शन ग्राफ का था। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है इस ग्राफ का, इसमें पूछा गया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, यानी किस में वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही उत्तर है बी, यानी 13 और 14 में। अगला इसका क्वेश्चन है इस ग्राफ का और अंतिम क्वेश्चन है। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान इसका औसत उत्पादन पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 मीट्रिक टन। अगला ग्राफ अब हम लोग देखते हैं और यह ग्राफ यक्स का आयात था, इसके वर्ष से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनाए गए थे और पिछले वाले ग्राफ की तुलना में यह थोड़ा जो है टिपिकल था। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या था। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आप लोगों को जो दिख रहा है 2, यह इसका सही उत्तर है। अब इस ग्राफ का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में पूछा गया है वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सही उत्तर हो जाएगा 64.38, यानी विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस ग्राफ का, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो विकल्प नंबर जो डी आप लोगों को इसका दिख रहा है 33.3% इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में था। तो जो विकल्प नंबर बी आप लोगों को दिख रहा है 260 इसका सही उत्तर है। अब इस ग्राफ का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी 2। तो ये ग्राफ के क्वेश्चन हो गए। एक ग्राफ और इसमें पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 ग्राफ इस पेपर में पूछे गए थे तथा प्रत्येक ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन थे, यानी एक बड़ा पोर्शन जो है ग्राफ को लेकर था। तो ये जो ग्राफ था इसमें दिन दिए गए थे तथा इसमें वस्तुएं दी गई हैं और उनकी बिक्री को लेकर पूछा गया है। यह ग्राफ जो है पूरा परसेंटेज और जो है औसत पे आधारित था। अगर आपको परसेंटेज और औसत आ रहा है तो आराम से इस ग्राफ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई थी। तो यहाँ जो है इनकी दोनों वस्तुओं की जो है कंपैरिजन करना था और देखना था कितने परसेंट की वृद्धि आई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही उत्तर है सी, 28.3%। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है सोमवार को बेची गई
वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर था, यानी यहाँ औसत निकालकर फिर उसके बीच का अंतर जो है पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए 5.25। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर जो है रेशियो पूछा गया है और इसका सही उत्तर है 7:9, जो विकल्प नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट था। तो यहाँ जो है परसेंटेज पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी 44.44% इसका सही उत्तर है। अब इसका जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ग्राफ का। इसमें पूछा गया है बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या था। यहाँ औसत पूछा गया है और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी 44.33। अगला ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है फसलें दी गई थी तथा उनका उत्पादन तथा सबसे कम किस वर्ष में हुआ, इनको लेकर इस ग्राफ से क्वेश्चन बनाए गए थे। तो यह ग्राफ आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिए। इसमें पूछा गया था 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। जो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था इस ग्राफ से, इसका सही उत्तर है ये, यानी चावल में जो है पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस ग्राफ का। तो इसमें पूछा गया था आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था। तो इसमें जो है विकल्प नंबर सी आप लोगों को दिख रहा है 1.90। तो यह इसका सही उत्तर है। अब इस ग्राफ का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो यानी यहाँ गेहूं के उत्पादन में गिरावट को लेकर पूछा गया था और इस जो है क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी 13 और 14 में गेहूं के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। जब आप लोग बाजरा का उत्पादन देखेंगे तो आप लोग देखेंगे 2013-17 के मध्य में बाजरा के उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बाजरा। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि में मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। तो यहाँ आलू का उत्पादन पूछा गया है और आलू का औसत उत्पादन इन वर्ष के दौरान कितना था। विकल्प नंबर डी जो आप लोगों को दिख रहा है 293.86 टन। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ ग्राफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 3 ग्राफ पूछे गए थे और उनसे लेकर जो है क्वेश्चन बनाए गए थे। अब जो है हम लोग जीके का पोर्शन सॉल्व करते हैं और यहाँ इसकी शुरुआत जो है इतिहास से लेकर हुई थी। इतिहास के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनके क्या क्या सही उत्तर हैं। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतर आप लोग जानते हैं काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी उस समय की इतिहास की, और अधिकतर लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी कि धन्वंतर कौन थे। तो धन्वंतर चिकित्सक थे। तो जो विकल्प नंबर आप लोगों को डी दिख रहा है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें क्रम पूछा गया था कि ये यात्री थे और किन किन जो है राजवंश में ये आए हैं। तो इनके क्रम को लेकर बना दिया गया था। तो ये काफ़ी जो है चर्चित यात्री थे। टॉमस रो आप लोगों को पता ही होगा, जहांगीर के समय में आया था। और उसके बाद पूछा गया फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त साम्राज्य में आया था, तथा हेनसांग वर्धन वंश था उस समय, और हर्षवर्धन जो है शासन कर रहे थे उस समय हेनसांग आया था। तो इनका क्रम मिलाना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, पहले फाहियान आया है क्योंकि गुप्त साम्राज्य पहले है, उसके बाद आया है हेनसांग, और मुगल काल ये जहांगीर के समय टॉमस रो आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी पहले फाहियान आया, फिर ये 7वीं शताब्दी में हेनसांग आया हर्षवर्धन के समय, और 1600 वही 7-8 के करीब में टॉमस रो भारत आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले फाहियान, फिर हेनसांग और टॉमस रो। इसमें आप लोगों को क्रम मिलाना था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो काफ़ी फेमस युद्ध था, कौन सा था? प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था और इसमें जो इनका सेनापति था मीर कासिम नाम का, उसने जो है सिराजुद्दौला को जो है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था और उसी के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हारा था। तो कौन सा है? प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति आप लोगों को पता ही होगी किसकी थी? डलहौजी की। इसके द्वारा, हड़प नीति के द्वारा कई राज्यों पर जो है, जैसे अवध हो गया, सिंध को मिला लिया गया था, अवध को मिला लिया गया था, उधर झांसी को मिलाया गया था। तो हड़प नीति के द्वारा कई जो राज्य को हड़प कर लिया गया था और हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की थी हड़प नीति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें जो है मिलाना है, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो होम रूल लीग इनकी है, एनी बेसेंट की है। उसके बाद गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल की है और मित्र मेला बीडी सावरकर का है तथा इंडियन नेशनल आर्मी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। तो आप लोग इसको मैच कर लीजिए और इसका सही जब आप लोग इसको मैच करेंगे तो इसका सही उत्तर है, जो आप लोगों को विकल्प नंबर डी दिख रहा है, वह इसका सही उत्तर है। अब यहाँ अगर मैच करिए आप लोग इसको, तो पहला इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की हो गई, गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल की हो गई, होम रूल लीग एनी बेसेंट और मित्र मेला बीडी सावरकर। तो ए का टू हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो यह जो है इंडिका किसकी थी? मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूछा गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो काफ़ी चर्चित यह जो है कमीशन था और सन भी जो है महत्वपूर्ण है। तो विकल्प नंबर सी 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और उन पर जो है लाठियों का प्रहार किया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी जो है चर्चित यह रहा था। सन आप लोग याद रखिए 1928, अधिकतर लोगों को यह सन याद ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जीएस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। और यह हुआ कब था? 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग ध्यान ही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई जो है 1953 में की गई थी। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो विकल्प नंबर जो ए है इसका सही उत्तर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी आप लोगों को पता ही होगा, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 की यह घटना है। जब लखनऊ से आप लोग सहारनपुर के बीच में जाएंगे तो वहाँ पे काकोरी स्टेशन पड़ता है, वहीं पर यह घटना हुई थी। और इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और नागार्जुन सागर बांध किस पे है आप लोगों को पता ही होगा, कृष्णा नदी पर है। काफ़ी चर्चित बांध है या अधिकतर लोगों को पता होगा कि नागार्जुन सागर बांध किस पे है, तो कृष्णा नदी पर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो यह राजस्थान का है और भरतपुर में कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार है, या राष्ट्रीय उद्यान भी है, पक्षी विहार भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भिलाई को लेकर पूछा गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसमें जो विकल्प नंबर बी आप लोगों को दिख रहा है, दिल्ली राजहरा की जो खान है, वही भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
इसमें दर्रे दिए गए हैं तथा उनका सही मिलान करना है और पूछा गया है इसमें कौन सा जो है सही मिलान नहीं है। तो पहला है जोंजिल तथा बुर्जिल, तो आप लोगों को पता ही होगा जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। और फिर दूसरा है बड़ा लाचा और सिपकिला, तो ये जो दर्रे उत्तर प्रदेश के ना होकर कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। सिपकिला आप लोगों को पता ही होगा सतलज नदी इसके पास से प्रवेश करती है, तो महत्वपूर्ण दर्रा है। सिपकिला कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। फिर जो तीसरा है वो पूछा गया है थांगला, नीति पास तथा लिपुलेख, तो ये थांगला, नीति, लिपुलेख, माना ये सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं, जबकि दिया गया हिमाचल प्रदेश। तो जो पहला वाला है जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर के हैं तथा इसमें केवल पहला वाला ही सही है। और जो दूसरा है बरालाचा, ये आप लोगों को पता है कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं, जबकि यूपी दिया गया तो ये गलत है। तीसरा वाला भी उत्तराखंड के दर्रे हैं, ये भी गलत है। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं नाथुला तथा जेपला। नाथुला आप लोगों को पता ही है तिब्बत के लिए मार्ग इससे गुजारा गया है और कहाँ का दर्रा है, यह सिक्किम का दर्रा है। तो इसमें जो जो 2 और 3 है वो नहीं, गलत है, बाकी पहला और दूसरा एकदम सही है। तो इसमें कौन से गलत है, दूसरा और तीसरा, विकल्प नंबर डी इसमें गलत है, बाकी जो है पहला और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, तो ये श्वेत क्रांति के बारे में पूछा गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वर्गीस कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। अगर श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो दुग्ध से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड भी इसमें पूछा जाता है, वो भी दुग्ध से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं 37, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, तो जो नई पूंजी है उस पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यह भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो पता ही होगा आप लोगों को, पीवी नरसिम्हा राव। इनका मॉडल है एलपीजी, काफ़ी चर्चित रहा था, यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इनका मॉडल था। और आर्थिक सुधार जो है किससे संबंधित है, पीवी नरसिम्हा राव से। तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो 40 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए, जेल, पुलिस तथा लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून व्यवस्था है, वो तो राज्य सूची का विषय है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 जो है, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो शक्तियों का वितरण मुख्य विशेषता है भारतीय संविधान की। लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता भी जो है मुख्य विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये भी जो है संविधान की मुख्य विशेषता है। तो इसमें बचता है विकल्प नंबर बी, यानी अर्धसंघीय संरचना इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। तो 42 का विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। यहाँ आर्थिक अगर न्याय की बात की जाए तो संविधान की प्रस्तावना में भी जो है आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से इसका सही उत्तर ए होगा कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था, और बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज का जो है शिल्पी भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 46 है, कर्कटजन्य रसायन से क्या होता है? जो कर्कटजन्य रसायन होता है उससे कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया था त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो जो विकल्प नंबर डी आप लोगों को दिख रहा है, यानी अधिचर्म, एपिडर्मिस, जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया था, काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ इसमें लोगों को, कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसका सही उत्तर है, जब स्विच बंद होता है तब जो है बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है, और जब स्विच ऑन कर दिया जाता है तो वो जो है क्या होता है, आउटपुट दे देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें जो है मात्रक पूछा गया था, प्रतिरोध की एसआई की इकाई क्या है? जो ओम है वो प्रतिरोध की एसआई की इकाई क्या है? नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो विकल्प नंबर बी आप लोगों को दिख रहा है, साइट्रिक अम्ल। जो खट्टे जो फल होते हैं उनको साइट्रस फल भी बोला जाता है, तो साइट्रिक अम्ल इसमें होता है, नींबू के खट्टे होने, जो नींबू का खट्टा होने का कारण है उसमें साइट्रिक अम्ल की वजह से नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में जो है अब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें 51 का जो सही उत्तर है, इसमें पूछा गया था, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1.2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो ये पूछा, प्रतिशत को लेकर पूछा गया था, और इसका सही उत्तर था विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर था, यानी 10.8%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह क्वेश्चन था करणीय घातांक से लेकर, घातांक को लेकर, और इसमें पूछा गया था कि x का मान क्या होगा? तो जो 52 क्वेश्चन है उसमें x का मान 1 होगा, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 53, और इसका 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी, 300। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं, और ये तो जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं वो भी इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे इसमें वर्गमूल पूछा गया है। तो 361, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है इधर से, तो 19 का वर्ग पता ही हम लोगों को, 361 19 का है, और 1024 जो है 32 का है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें जो है औसत पूछा गया था, और सीधे सीधे जो है 13 और 68 का आप लोग गुणा करा दीजिए, फिर इनका जो गुणा करा के इसमें माइनस करना था, तो इसका औसत आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आप लोगों को दिख रहा है 47 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब ये हिंदी से पूछे गए हैं क्वेश्चन, और पूछा गया दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो काफ़ी ईजी है, इसका है उचित निर्णय करना, विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वर्तनी को लेकर पूछा गया था कि बहिष्कार की सही वर्तनी क्या होगी? तो विकल्प नंबर ए आप लोगों को जो दिख रहा है, बहिष्कार, या इसकी सही वर्तनी है। हिंदी काफ़ी इसमें इजी थी। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग देखिए, तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया है, तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। अब इसमें जो है गणेश भगवान का पर्यायवाची पूछा गया था, गजबदन, तो गजबदन और जो है गणपत जो है दोनों गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ कंठ का कीड़ होगा, विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो ये जो है इंग्लिश का पैसेज दिया गया था, और इसमें जो है क्वेश्चन इसके जो है आप लोगों को आंसर देने थे पैसेज को पढ़कर। तो 61 नंबर जो है क्वेश्चन, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इंग्लिश के पैरे का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 का सही उत्तर, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें जो है सही उत्तर सी होगा, नन ऑफ दीज। 64 आप लोग देख लीजिए, 64 का सही उत्तर हो जाएगा डल, या जो है कीन का जो है विलोम शब्द पूछा गया है, तो कीन का विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग देखिए, इसमें जो है पर्यायवाची पूछा गया है प्राइड का, प्राइड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डिग्निटी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन का। तो इसमें पूछा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ जो संबंध है भाई और बहन का संबंध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें जो है मैच कराना, यानी
संबंध इसमें पूछा गया, रिलेशन पूछा गया। जैसे कुत्ता का संबंध जो है रेबीज से होता है, यानी कुत्ता अगर काट लेता है तो रेबीज बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, यानी जो है जो मेल नहीं खाता है उसको पहचानना है। तो मुनि पादरी नन जो है एक ही कैटेगरी के हैं, सूरवीर जो है वो अलग कैटेगरी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सूरवीर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें जो है अल्फ़ाबेट को लेकर था कि इसमें क्या सही होगा, तो जो विकल्प नंबर डी है आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो पहले अक्षर हैं उनको पलट के सही उत्तर इसका दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो ये जीएस का क्वेश्चन है। अभी पोर्टल लॉन्च किया गया था। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा नमस्ते योग शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? यहाँ लीप ईयर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे आप लोगों को एक एक दिन बढ़ाना है। यानी 2005 को शुक्रवार है तो 2006 को जो है क्या होगा, शनिवार होगा। और फिर उसी डेट यानी 18 फरवरी 2007 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रविवार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया? उसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। तो करंट का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अपने प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो मास्टर कार्ड है उस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जो जापान है उसका सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जो है जापान का जो पासपोर्ट है, सबसे ज़्यादा यात्रा की जा सकती है उसके पासपोर्ट के द्वारा, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है उसका। अगला क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? तो ये कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76वां। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी थी? तो जो विकल्प नंबर बी है इसका सही उत्तर है। कितनी थी उसकी? 7.6% उसकी दर थी ब्याज की। सुकन्या समृद्धि में जो ब्याज मिलती थी उसकी ब्याज दर कितनी थी? विकल्प नंबर बी आप लोगों को जो दिख रहा है 7.6% उसकी थी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 77। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो यह गुलमर्ग का क्वेश्चन था, वहाँ पर जो फायरिंग रेंज थी उसका नाम जो है विद्या बालन कर दिया गया है, विद्या बालन के नाम पर किया गया है। तो करंट का यह भी क्वेश्चन था। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो थंडर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान। अब इसमें राजधानी को लेकर पूछा गया था। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा कौन है? रियाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की। अगला हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो डीएमके, विकल्प नंबर बी जो है डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वैश्विक जो शांति सूचकांक है उसमें जो है आइसलैंड टॉप पर है, पहले स्थान पर है। अब भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंकिंग है 135। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो विकल्प नंबर बी यानी तेलंगाना ने यह योजना लागू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 83। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो विकल्प नंबर जो डी है द हेग, यानी नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। तो खजुराहो कहाँ है? एमपी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा। जबकि जनसंख्या में पूछे तो सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल। विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 87 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कब है? 24 अक्टूबर। और सन की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरी डेट आप लोग याद रखिए, 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध नव काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि इस क्वेश्चन ने सबको परेशान किया होगा, क्योंकि यह नया क्वेश्चन था और यह सीधे क्वेश्चन ना पूछ कर इनडायरेक्टली था, क्योंकि जो पुरी में यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था और इनडायरेक्टली पूछा गया था। तो यह पूरी यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। यानी यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, जो कि पूरी यात्रा से संबंधित है। जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है उससे उत्सव यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है? जो है इसमें जो है नाइट्रोजन जो है हरित ग्रह गैस नहीं है, बाकी जो है सभी जो है उसके लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC ये जो है सभी हरित ग्रह के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि नाइट्रोजन गैस इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला हम लोग देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, यह खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यह पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन है और हिंदी का पैरा दिया गया था तथा इससे जो है इसमें से फिर क्वेश्चन हम लोगों को करने थे। तो यहाँ पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? किसी भी सभी धर्मों का आदर करना। तो यह धर्मनिरपेक्षता का सही आशय है। अगला हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो यह जो है पैरा दिया गया है, इसको पढ़कर इसके सही उत्तर हम लोगों को निकालना है। तो इसका जो विकल्प नंबर सी है, इसमें जो है सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जनतांत्रिक कहा जाता है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन पैरा का देखते हैं, तो इसमें गद्यांश का जो है शीर्षक पूछा गया है, नहीं इसमें शब्द पूछा गया है, इस प्रणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इस पर आप लोगों को पता ही होगा, यानी प्राप्त करने योग्य। विकल्प नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला हम लोग देख लेते हैं, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो इसमें क्या बताया है? इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यह जो है इसमें गद्यांश में बताया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला हम लोग देखते हैं, एक और ग्राफ इसमें जो एक और गद्यांश दिया गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। अब देखते हैं हम लोग, शैल चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर है, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना शैल चिकित्सकों के द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। अगला है इसमें, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका जो है पर्याय है स्वस्थ। अगला हम लोग देखते हैं, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पैराग्राफ का, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो जो साहित्य शास्त्री हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अगला हम लोग देखते हैं इसका, और यह जो है पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया है? क्योंकि अवयव रूपी परजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। यह इसका सही उत्तर है, विकल्प नंबर ए। तो ये हम लोगों ने देख लिए इसमें कौन कौन से सही उत्तर थे।
अगर कट ऑफ की हम लोग बात करें इसमें, तो जो पेट एग्ज़ाम है ये कोई जो है ये एक पात्रता परीक्षा है, और आगे जो इसके तहत वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो मोस्ट अवेटेड जो हमारी वैकेंसी है लेखपाल की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छे पद हैं, तो सबसे पहले वही एग्ज़ाम इसका होना है। तो अगर लेखपाल, इसमें प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग मेरिट जाएगी, ऐसा जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जो लेखपाल है उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, जितने जितने लोग स्कोर करके आए हैं उस पर जो अंदाज़ा लगाया गया है कि जिन बच्चों का जो है 60 से 65 के बीच में है, उनकी जो है कॉल लेखपाल के लिए हो सकती है, क्योंकि अच्छे खासे जो है बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। तो जो लेखपाल की कट ऑफ की बात की जा रही है, 60 से 65 उसकी कट ऑफ हो सकती है। और जो इनमें बड़ी पोस्टें आनी हैं, जैसे कि जेई वगैरह है, और ईओ का भी इसी के तहत होना है, तो उसमें जो 70 प्लस हैं बच्चे, यानी 70 जिनका 70 प्लस स्कोर है, उनकी कॉल उसमें हो सकती है। बाकी आगे जो है क्या संभावना बन रही है, या तो अभी जो है क्लियर नहीं बताया जा सकता है। तो जो 60 से 65 वाले हैं वो बच्चे वो लेखपाल की तैयारी करें, उनकी जो है कॉल इसमें हो सकती है। बाकी जो अच्छी पोस्टें हैं उनके लिए 70 प्लस जो है मेरिट जाने की संभावना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।